अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? मोइज़ हसन आपके साथ है। अच्छा जी, जो चीज़ हम आपसे आज डिस्कस करने लगे हैं वो है एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 में हम आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। फिंजनी कंसल्टिंग आपको टैक्स की, अकाउंट्स की, ऑडिट की और इन तमाम चीज़ों की सर्विसेज फराहम कर रही है। हमारी कंप्लीट टीम आपके साथ रही है पिछले 10 साल से। हम मुल्तान में, लाहौर में और इस्लामाबाद में आपको सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा रहीम यार खान में भी हमारे दोस्त हैं जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा खैर, ये राउंड अप पाकिस्तान हम आपको सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन नेशनल हमारे दोस्त हैं उनको भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बुक कीपिंग की, क्विक बुक्स की। अच्छा जी, जो आज के हमारे एपिसोड 2 के मेन पॉइंट्स हैं उसके अंदर है ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 का अगला हिस्सा। पहला लेक्चर अगर आप अटेंड कर चुके हैं तो ज़बरदस्त है, अगर आपने नहीं किया है तो पहला लेक्चर अटेंड कर लें, पहली एपिसोड देख लें। पहली एपिसोड के अंदर हमने बहुत ब्रीफली ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 को और ट्रेडमार्क एक्ट जो पहले था 1979 में, हमने उसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। ट्रेडमार्क एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क आया और वो उसके पीछे ट्रिप्स की क्या चीज़, ट्रिप्स कहाँ पे कार फरमा हुई और इसी तरीके से पेरिस कन्वेंशन ने क्या किरदार अदा किया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है इससे आगे चलेंगे। अच्छा, इसके अलावा बुक कीपिंग फॉर अकाउंटिंग एंड बिजनेसमैन हमारा इसका सेकंड पोर्शन है। इसके अंदर हम अगला हिस्सा जो डिस्कस कर रहे होंगे वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक बिजनेसमैन को कितनी जाननी चाहिए, उसकी एक बेसिक बुनियादी सी चीज़ हमने फराहम की है। और साथ में हम यही टैक्स कंसल्टेंट के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप टैक्स की फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप एक वकील हैं या आप जो है वो एक जज हैं और आप टैक्स के केसेस को देख रहे हैं, तो आपको कम अज़ कम इतनी बेसिक अकाउंटिंग और बुक कीपिंग तो आपको पता हो, ताकि आप कम अज़ कम फैसलों को उस नज़रिए से देख सकें जिस नज़रिए से एक अकाउंटेंट ने देखना है। क्योंकि बहरहाल ये एक खातादारी का इल्म है, खाता जो है वो आप बनाने के इल्म है, जिसको आप समझते हैं तो ही आप उसके बारे में सही फैसला दे सकते हैं। आए जी, हम इस एपिसोड नंबर 2 को बाकायदा शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम इस सेशन में क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस में हम जाएंगे और हम सबसे पहले वो देखेंगे। लें जी, आज हमारा ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस के अंदर जो हिस्सा है, अब आपको जो ये चीज़ें देखनी है फिंजनी कंसल्टिंग के ताउन से ये आपके साथ पेश किया जा रहा है। अच्छा जी, आज हम इसमें जो देख रहे हैं वो क्या है जी, हम पहले देख चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था जी, स्कोप हम देख चुके। स्कोप के अंदर हमने जान लिया कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जिस शख्स ने सबसे पहले ट्रेडमार्क को ईजाद किया है, जिसने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पहली दफ़ा सोचा है, उसके बारे में सोच कर उसको मार्केट किया है, उसका जो उसके जो हुकूक हैं वो उसके पास रहने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है शख्स, लेकिन वो हुकूक दुनिया में सब सारी जगह उसी शख्स के पास रहें। ये इसकी बुनियादी रूह है। ये अगर मैं इसको दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ, तजारती मार्कों यानी कि ट्रेडमार्क्स के कानून का बुनियादी तस्वुर अशिया और खिदमात, ये चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर लगेगा, को गुमराही, धोखादही, जालसाजी से बचाना है। ताजरों के ज़रिए मुनफरिद या नई तजारती मार्कों मुंतखब करने का मकसद ये है कि इनकी अशिया या खिदमात को किसी भी हरीफ की अशिया या खिदमात से मुशाबित होने से दूर रखा जाए। दानिशवराना मलकियत के कानूनी निज़ाम को तख्लीक करने की वजह तख्लीकी सलाहियतों और मुनसिफाना तजारत के तहफ़्फ़ुज़ और इनामात फराहम करने के लिए एक मेकनिज़म फराहम करना है। अब आपको इस बात से भी, इस स्कोप से, ये कानून के अल्फाज है, इससे भी आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इस कानून के तहत सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना चाहते हैं कि जिस शख्स ने जिस नाम से, जिस ब्रांड से, जिस लोगो से, जिस डिज़ाइन से अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया है, अपने बिज़नेस को कायम किया है, वो उसका सही हकदार रहे। कोई उसके नाम की जालसाज प्रोडक्ट ना बना ले, कोई ऐसी चीज़ ना बना ले, उससे क्या होगा? नुकसान होगा जी उसको। आसान सी बात है कि अगर हम बड़ी ब्रांड्स की कोई भी प्रोडक्ट है, जिसको हम ले लें, लैपटॉप्स की कोई से ब्रांड ले लें, कोई से भी हम जूस के ब्रांड ले लें, हम किसी भी सोप के ब्रांड ले लें जो बड़े मशहूर ब्रांड है, अगर उसकी 2 नंबर कापी आनी शुरू हो जाएगी तो फिर आपका एतमाद ख़त्म हो जाएगा कि इसकी क्वालिटी ठीक है। इसकी मार्केट के अंदर ये बात सोचने में आ जाएगी कि पता नहीं ये चीज़ ठीक है या नहीं है, इसकी क्वालिटी ठीक है, इसकी मेक ठीक है, ये वही का वही रिजल्ट देगी या नहीं देगी जो इसका असल बनाने वाला देता है। सो इसलिए हम इसकी ब्रांडिंग को हमेशा महफूज बनाना चाहते हैं। ये थी इसकी बुनियाद। अब आके हम इसको पढ़ते हैं आगे चल के क्या है जी। ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 बेस्ड ऑन द इक्विटेबल प्रिंसिपल वेयर इन इफ अ पर्सन बाय हार्ड वर्क हैड established goodwill or reputation in a one part of the country, then in terms of section 1 subsection 2 of the ordinance, such reputation and goodwill was protected throughout the country.
Relevant territory under Trademark Ordinance 2001 was the whole of Pakistan and the relevant public constituted of the both the general public and interested customer across the country. ये बेसिक बात है इसकी कि जनाब अली उसकी हार्ड वर्क को, उसकी चीज़ों को ज़ाया ना किया जाए, उसकी गुडविल को, उसकी रेपुटेशन को महफूज किया जाए. Reputation and goodwill in the trademark, even in cases where the trademark was not registered, could be protected by filing a passing of action under the Trademark Ordinance 2001. ये देखिए, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस बात में मैं इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है. आप अगर ट्रेडमार्क आपने बनाया है तो आपका हक पहला है. अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई, ये जनरल रूल है, अगर कोई चीज़ आपकी इजाद होता है सिर्फ आपके पास सबूत होना चाहिए तो वो हक आपका है. यही जो चीज़ आपको है वो ट्रेडमार्क देता है. इसके ऊपर कोई 2 केस लॉज भी मैंने यहाँ फराहम कर दिए हैं. ये अगर आप 2 केस लॉज उठाएंगे तो ये आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे. ये केस लॉज एक है जी 1946 RPC 3, 1990 के अंदर PRC 13 और 1964 के अंदर RPC 6, 1972 के अंदर रेफरेंस. अच्छा जी, उसके बाद अब आज लेटेस्ट लॉज के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2015 का CLD 1245. इसको मैं डिटेल में कोशिश करूंगा अपनी किसी स्लाइड में डिस्कस भी कर दूं. ये एक केस लॉ आपके सामने खोल के रखूंगा ताकि आपके सामने समझ आ जाए कि ये केस लॉ किस तरह से पढ़ा जाता है. ये जो हमारे ये वाले जो ट्रेडमार्क के लॉज होते हैं. अच्छा, ये याद रख लीजिएगा कि इसके अंदर हमारे पास जब हमने ट्रेडमार्क के लॉज को पढ़ना होता है ना कि हमारे पास केसेस कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर हम CLDs के लॉज लेते हैं, SCMR के लॉज लेते हैं. ये मेजॉरिटी हमारे ये वाले जो लॉज हैं, ये 2 बुक्स जो हैं ये हमारी काम आती हैं इसमें. तो अगर आपके पास ये 2 बुक्स अगर आप परचेज़ कर लें तो ये आपके पास सफिशेंट रहती हैं. बहुत सारे जो है वो मैंने भी एक लेक्चर सीरीज़ अब इस पर भी दे रखी हुई है कि कौन कौन से जो हैं वो ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं जहाँ से आपको ये सारे केस लॉज मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये आपको हार्ड फॉर्म बुक में भी मिल सकती हैं. PLD पब्लिकेशन है वो दे रही हैं, SLD वाले दे रहे हैं, वो मुख्तलिफ लोग हैं जिनसे आपको ये आराम सुकून से मिल सकती हैं. आएंगे हम इसका उर्दू तर्जमा आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे. ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 मुनसिफाना उसूल पर मबनी है जिसके तहत अगर किसी शख्स ने मेहनत से मुल्क में किसी एक हिस्से में अपना नाम साख्यान किया तो ऑर्डिनेंस की दफ़ा 1-2 के मुताबिक साख और नाम पूरे मुल्क में किसी पर महफूज रहेगा. अच्छा जी, महफूज था, महफूज रहेगा नहीं, महफूज था, पहले से महफूज था. ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 के तहत मुतल्लिका इलाका पूरे पाकिस्तान पर मुश्तमिल था. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ. पिछली अगर आप हमारी एपिसोड देखें तो उस एपिसोड में आपको पता लगेगा कि ट्रेडमार्क में हमने होल ऑफ द पाकिस्तान पे इस कानून का इतलाक है और उस पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके शामिल हैं वो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर, पिछली एपिसोड के अंदर पूरी तफसील से इस बात के ऊपर मैंने गुफ्तगू कर दी हुई है. पिछला एपिसोड हमारे कुछ दोस्तों ने मुझे फीडबैक दिया कॉल या मैसेज पे आया कि जनाब आपका ये जो है सनी एपिसोड बड़ी लेंथी थी, लथार्जिक थी. भाई अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस लेक्चर में जो है या इस एपिसोड के अंदर आपको इसका हवाले समझ नहीं आएंगे. तो वो काइंडली आप उसको अगर टाइम दें, थोड़ा सा पढ़ लें तो आपको आसानी लगेगी. इसमें आपको थोड़ी सी मेरी रिदम भी तेज़ नज़र आ रही होगी. पिछले में मैंने बहुत स्लो रिदम के साथ उसको पढ़ाया था, समझाने की कोशिश की थी ताकि आपको बात पहुंच जाए. खैर, अब आ जाते हैं हम इसका पूरे पाकिस्तान पर इसका तलाक होगा. अच्छा, और पूरे मुल्क में मौजूद दिलचस्पी रखने वाले गाहक दोनों शामिल थे, अवाम और गाहक दोनों इसमें शामिल थे. ट्रेडमार्क में साख, नेक नामी, यहाँ तक कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना होने की सूरत में भी ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 के तहत गुमराह कुन कार्रवाई दायर करके तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है. ठीक है, ये अपील मुस्तरद कर दी गई. FC नंबर 1 जी, FC नंबर 1 का ये मैंने पूरा का पूरा एक केस लॉज उठा के यहाँ पर रख दिए. आप इसके तहत आप भी जाकर इस तरह की ये केस लॉज प्रोवाइड करके अपने क्लाइंट्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं. अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं भी है लेकिन आप अगर उसके ओरिजिनल खालिक हैं तो आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा कर दे सकते हैं. आए अब हम अपने अगले हिस्से में चला जाते हैं. यहाँ तक आपको अगर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ट्रेडमार्क होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपको ये समझ आ गई है कि जनाब अली हम अपने जो है वो तख्लीक की चीज़ों को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं, तो अब हमारा सिर्फ ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 को जानने का टाइम आ गया है और मेरे ख्याल में आप बहुत एक्साइटेड होंगे इसको जानने के लिए. आए अब हम इसमें दाखिल होते हैं, डेफिनेशंस को समझते हैं. जो भी कानून आप पढ़ने लगेंगे उसके स्कोप के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया, पहले तो आप उसका नाम जानेंगे, फिर आप उसके बारे में उसका स्कोप जानेंगे.
स्कोप जानने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया उसका जो स्टार्ट हो जाता है वो उसकी डेफिनेशन का एरिया। अगर आप डेफिनेशन के एरिया को तहम्मुल और इत्मीनान के साथ समझ लें तो कोई वजह नहीं है उसके बाद आपको कोई भी ऑर्डिनेंस या एक्ट आपको समझ ना आए। एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क होता है, इसके लिए मेरी अलग वीडियो मौजूद है। जो भी मेरे दोस्त समझना चाहें तो उसको जाकर मेरे चैनल के अंदर वीडियो मौजूद है, वो वहाँ जाकर आप उसको समझ सकते हैं। वो मैंने टेक्स्ट के लेक्चर में समझाई हुई है। जो उसको वहाँ समझना चाहेंगे वहाँ से जाकर समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट सेम है। खैर, एडवर्टाइजिंग किसको कहते हैं जी? एडवर्टाइजिंग मीन मेकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन एनी फॉर्म इन कनेक्शन विद द ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन इन ऑर्डर टू प्रमोट द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। मशहूरी करना, तशहीर करना, एडवर्टाइजिंग करना, सबसे पहली डेफिनेशन है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है? मेकिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, मशहूरी करना, प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ द कनेक्शन विद द ट्रेड, बिजनेस से ताल्लुक रखते हुए किसी भी चीज़ की मशहूरी करना, या अपने कारोबार की मशहूरी करना, या अपने प्रोफेशन की। प्रोफेशन हमारे और आपसे ताल्लुक रखता है कंसल्टेंट से, खासतौर पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारा प्रोफेशन होता है, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम सबका प्रोफेशन होता है हमारी मशहूरी करना। इन ऑर्डर टू प्रमोट द सप्लाई ऑफ द गुड्स, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि या तो हम अपनी गुड्स की सप्लाई बढ़ा दें, यानी कि हम चाहें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिकें, या चाहते हैं कि गुड्स से मुराद होती चीज़ें, या फिर हम चाहते हैं कि हमारी सर्विसेज यानी कि हमारी खिदमात बिकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे ताल्लुक़ करें और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हासिल करें और हमारी इनकम बढ़े। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहते हैं, और हमारी क्वालिटी पर भरोसा किया जाए। ये हम करते हैं ब्रांडिंग के ज़रिए से, अपनी बात को बता कर। ये ब्रांडिंग कैसे होती है ये मैं पीछे बयान कर चुका। चलिए अगली डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन है असाइनमेंट, तफवीज़ कर देना, किसी को हक दे देना, तफवीज़ कर देना, असाइनमेंट। असाइनमेंट इन रिलेटेड टू ट्रेडमार्क। अब हम ट्रेडमार्क के जो है ना वो मौलाना के तनाजुर में देखते हैं कि तनाजुर में तफवीज़ का मतलब क्या है। तफवीज़ का मतलब है राइटिंग बाय एक्ट ऑफ पार्टीज कंसर्न्ड। असाइनमेंट कर देना, तफवीज़ कर देना, लिख कर दे देना, किसी को अपना हक दे देना। किस चीज़ का? ट्रेडमार्क का हक दे देना, इस्तेमाल करने का। असाइनमेंट, ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट के मैंने एक छोटा सा यहाँ एक चार्ट बनाकर दिया हुआ है। असाइनमेंट के लिए जनरल डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं वो आप देख लीजिएगा। एनओसी चाहिए होता है, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ट्रेडमार्क असाइनमेंट का एग्रीमेंट चाहिए होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होती है। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडमार्क ट्रांसफर या असाइनमेंट कहलाता है। असाइनमेंट दे दी जाती है, इसको ट्रांसफर नहीं कर लेना, असाइनमेंट की बात हो रही है अभी। चल अगली बात करते हैं। अभी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, हमारी कोशिश होगी हम डिटेल्ड डेफिनेशंस को समझें, समझना जरूरी है। ओके जी, अगला ट्रेडमार्क एजेंट या ट्रेडमार्क ऑथराइज्ड यूजर, जिसको आप अथॉरिटी देते हैं, ऑथराइज करते हैं और फिर उसको कहते हैं ये आप इसके जायज़ इस्तेमाल को निंदा हैं, आप जायज़ तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास मजाज हकूक हासिल हैं इसके, आप मजाज सारिफ हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथराइज यूजर मीन अ पर्सन, एक कोई भी पर्सन हो सकता है, ऑथराइज्ड टू यूज अ ट्रेडमार्क, जो कि ट्रेडमार्क को इस्तेमाल कर सकता है इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज, जो भी वो गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है उसके ऊपर आपका ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर सकता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क, आपका उसका ऊपर कंट्रोल हासिल है। एंड इंक्लूड अ लाइसेंसी, इसमें लाइसेंसी भी शामिल है। तो अब इसमें दो चीज़ें आ गई। ऑथराइज यूजर कौन है? जिसको आपने ऑथराइजेशन दी है, ठीक है, कि वो आपका ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर ले अपनी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, आपका कंट्रोल रहेगा। नंबर 2, आप उसको लाइसेंस भी दे सकते हैं, ये ले लाइसेंस जहाँ इस्तेमाल कर ले। मजाज सारे का मतलब वो शायद है जिन्हें ट्रेडमार्क के मालिक की निगरानी में एशिया या खदमात के सिलसिले में ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने की इजाज़त है, और इसमें लाइसेंस याफ्ता भी शामिल है। लाइसेंस याफ्ता और जिसको आपने इजाज़त दी है लिख कर, ठीक है। अगली बात करते हैं सर्टिफिकेशन मार्क, तस्दीकी निशान। ये बहुत सारे सर्टिफिकेशन मार्क्स मैंने आपके लिए यहाँ पेश खिदमत कर दी हैं, आप देख सकते हैं। रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन मार्क्स हैं बहुत सारे, USPC सर्टिफाइड SP, अच्छा जी NSF,
इलेक्ट्रिकल, OTL, QAI, PS सर्टिफाइड, ये मुख्तलिफ किस्म के ना इसके सर्टिफिकेशन मार्क्स हैं। अब सर्टिफिकेशन मार्क का मतलब समझते हैं। अच्छा ये देखिएगा जो डेफिनेशन मीन्स वाली होती है, अच्छा ये डेफिनेशनों की भी टाइप्स मैंने जो है ना वो अपने टेक्स्ट के लेक्चर्स में समझा रखी है, वहाँ से आप जाके इसको समझ सकते हैं। तो आपके लिए वो बहुत आसानी रहेगी कि अगर आप डेफिनेशनों की टाइप्स होती हैं, मीन्स वाली डेफिनेशन जो होती है वो एग्जॉस्टिव होती है, मतलब ये कि जो कह दिया डेफिनेशन में बस वो वाली डेफिनेशन है, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है। इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन ये है कि जो ग्रामर में लिखी हुई है मतलब वो भी, प्लस जो कह रहे हैं वो भी। चलिए मैंने यहाँ भी बता दिया, लेकिन डिटेल में मैंने वहाँ समझा रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं पूरी वीडियो। सर्टिफिकेशन मार्क मीन्स a certification mark as defined in subsection 1 और section 83। लो वो कहता है जी 83 वाले में सेक्शन में चले जाओ और वहां जाके सबसेक्शन 1 देखो तो आपको पता लग जाएगा कि जनाब सर्टिफिकेशन मार्क किसको कहते हैं। मैंने आपका ये मसला कोशिश की है कि यहाँ हल करते हैं, जहां पर भी आपको ये नीला नीला नजर आएगा ना तो आपने ये समझ लेना है कि ये डेफिनेशन के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपके लिए वहां से उठा कर लाया हूँ और मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया। सेक्शन 83, सेक्शन 83 के अंदर क्या है जी, अ सर्टिफिकेशन मार्क शैल बी अ मार्क इंडिकेटिंग द गुड्स और सर्विसेज इन कनेक्शन विद which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of the origin, mode of the manufacture of the goods or the performance of the services, quality, accuracy and other characteristics। की मतलब समझा देता हूँ जनाब अली, बड़ा आसान है, समझें जरा गौर करें। तस्दीक की निशान ऐसी निशानदेही होगी जो ये जाहिर करती है कि जिस अशिया या खिदमात के सिलसिले में इसे इस्तेमाल किया जाता है इनकी तस्दीक बजरिया मालिक की जाती है कि अशिया की तैयारी का तरीक़ाकार, खिदमात की कारकर्दगी, मेयार, दुरुस्ती या दीगर खसूसियात के लिहाज से हर शय मालिक की मंशा से है। इसकी मैं आपको आम मिसाल देता हूँ। ISO सर्टिफिकेशन, ये हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड है, मतलब ये है कि जो हमारा प्रोसेस है वो एक ख़ास तरीके पर बिल्कुल फिट है, ज़बरदस्त है। हम अपने तरीके को ISO के जो हमारे एक तरीक़ेकार लिखे हैं उसके बिल्कुल मुताबिक है। हिपा सर्टिफिकेशन मेडिकल में होता है कि जनाब हम हिपा के मुताबिक सर्टिफिकेशन के मुताबिक काम करते हैं। ये मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन मार्क्स हैं, इनका निशान दे दिया जाता है, ये आपके प्रोसेस को, आपके तरीके को, आपकी चीज़ों को सर्टिफाई कर देते हैं, जिससे ये साबित होता है कि आपकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, काम आप खुद कर रहे हैं लेकिन आपकी तरीकाकार बड़ा अच्छा है। अच्छा, द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई टू द सर्टिफिकेशन मार्क सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेकंड शेड्यूल, सेकंड स्केड्यूल के मुताबिक ही इसकी जो है वो आपको फराहम की जाएगी। लें जी, आज जो हमने देखा ट्रेडमार्क्स के सिलसिले में, ट्रेडमार्क एक्ट के सिलसिले के अंदर, वो हमने देखा सबसे पहले तो हमने बेसिक को दोबारा टच किया, टच करने के बाद जो हमने नई चीज़ें देखी हैं वो देखी हैं कि इवन इफ़ के आपने वो चीज़ ट्रेडमार्क को पहले रजिस्टर नहीं भी किया हुआ तब भी आप ये आप जाकर किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अगर होने वाला है या हो चुका है आप उसको जाकर बाईपास करवा सकते हैं। किस तरह से, ये मैंने आपको केस लॉज प्रोवाइड कर दिए हैं बशर्ते वो ट्रेडमार्क ओरिजिनली आपने बनाया हो। नंबर 2 बात जो मैंने आपसे अर्ज़ की वो डेफिनेशन में आए, सबसे पहले हमने एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन देखी कि तशहीर किसको कहते हैं, फिर हमने डेफिनेशन देखी है किसकी कि असाइनमेंट किसको कहते हैं, तजवीज़ किसको कहते हैं, कि किस तरीके से आप अपने ट्रेडमार्क का राइट किसी को खुद दे सकते हैं, लाइसेंस किसी को दे सकते हैं। फिर हमने देखा कि जनाब ऑथराइज यूज़र कौन होता है, जिसको ये राइट मिल जाता है वो एक ऑथराइज यूज़र बन जाता है, जिसके पास ये लाइसेंस होता है, जिसके पास ये राइट होता है। अच्छा, उसके बाद हमने सर्टिफिकेशन मार्क की डेफिनेशन को भी समझा और फिर समझा कि सर्टिफिकेशन मार्क होता क्या है, फिर हमने सर्टिफिकेशन मार्क को भी समझ लिया। आए अब हमने अपने इस एपिसोड के दूसरे हिस्से की तरफ चले जाते हैं, विच इज़ अकाउंटिंग फॉर बिजनेसमैन एंड टैक्स कंसल्टेंट्स। आ जाइए, पहले हमने जो इसमें पढ़ा वो ये पढ़ा कि जनाब अली ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक खातादारी या किताब लिखने के इल्म को कहते हैं और एक वो उसूल हैं जिनके ज़रिए से ये किताब लिखी जाती है जिसको अकाउंटिंग कहते हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और टैक्स लॉ के मिक्स करके, इन तीन चीज़ों को मिक्स करके ही आपका बिजनेस चलता है किसी भी मुल्क में और पाकिस्तान में भी, और यही तीन चीज़ें इस्तेमाल करके ही एक टैक्स कंसल्टेंट अपना काम करता है। फिर हमने जाना कि बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग एक खाता लिखना या किताबकारी का इल्म है
जिसके ज़रिए से एक किताबों को लिखा जाता है। किताबें कौन कौन सी होती हैं, इनको बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं, वो हम आगे देख लेते हैं। और अकाउंटिंग जो है वो दो तरह की होती है। अकाउंटिंग जो है वो किसी भी ट्रांजैक्शन को पहले उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, फिर हमने उसको जनाब रिकॉर्डिंग करनी है, फिर हमने समराइजिंग करनी है, समराइजिंग करके फिर हमने उसकी रिपोर्ट्स बनानी है। रिपोर्ट बनाने के पूरी मैकेनिज्म का नाम अकाउंटिंग है। फिर हमने देखा कि अकाउंटिंग के दो हिस्से हैं, फाइनेंशियल और मैनेजेरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमने उसको फिर देखा। अच्छा जी, बुक कीपिंग के अंदर हमने जाकर फिर देखा कि जनाब डबल एंट्री की बुक कीपिंग होती है, कि जनाब हर एंट्री की दो साइड्स होती हैं। अगर कोई लेनदारी है वो भी लिखी जाती है, फिर देनदारी वो भी लिखी जाती है। कैश जा रहा है वो भी लिखा जाता है, और कोई उसके बदले कोई चीज़ आ रही है या खिदमत आ रही है तो वो भी लिखी जाती हैं। दोनों साइडें लिखी जाती हैं तो बराबर हो जाती हैं, जिसको डबल एंट्री की बुक कीपिंग कहते हैं। ये हमने अपने पिछले एपिसोड में चीज़ें कवर कर दी थी। अब जो हमारे पास आ रही है वो चीज़, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग आ गई, जिसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। आए अब हम इसको देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वो क्या चीज़ है? ये एक सिस्टम का नाम है जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, हर रिकॉर्ड को नहीं, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को, अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, पैसों वाले रिकॉर्ड को, जिसके अंदर माल का लेन देन हो या किसी फाइनेंस का लेन देन हो। हमारे फाइनेंस से मुराद यहाँ ना वो लोन शोन, वो खास जो बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर की बात हो रही है वो नहीं हो रही। यहाँ पे अकाउंटिंग के लिए हमारी मनी या मनी रिलेटेड मैटर्स की बात हो रही है। यहाँ फाइनेंस से वो मुराद है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर बिजनेसेस, बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती हैं उसके अंदर, या अदर आइटम ऑफ द फाइनेंशियल नेचर, जितने भी फाइनेंशियल नेचर की अदर ट्रांजेक्शन होती हैं, इसमें कैश हो गया, इसमें बैंक हो गया, इसके अंदर कोई उधार का लेन देन हो गया, इसके अंदर कोई आपका एसेट की परचेज हो गई, एसेट की सेल हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें, सारी इन्वेस्टमेंट हो गई, बिजनेस का कोई लेन देन, सारा इसके अंदर सब शामिल हो गया। एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अब ये सारा कुछ करेंगे तो बिजनेस की एक खास पोजीशन बन जाएगी ना, इसके पास टोटल एसेट एंड लाइबिलिटीज मिलाकर कितनी है, और एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि इसने सारा पैसा लगाया फिर इसे कमाया गया, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। एक एंटिटी की, एंटिटी मतलब एक बिजनेस की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वो फर्द भी हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हो, ये भी हो सकता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड हो, ये भी हो सकता है कि वो एक पार्टनरशिप हो। और इस सारे सेट को बनाकर जब आप अपने स्टेक होल्डर्स को दिखाते हैं, स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बैंक भी हो सकता है जिसने पैसे दिए, वो लोग जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं वो भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है जिसने टैक्स लिया लेना है, ये सारे लोग स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। जब आप इन सब को अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हैं, इस सारे मैकेनिज्म का नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अच्छा जी, यही सारा रिकॉर्ड और इस सारी की कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को इस तरीके से बनाना कि आप इसकी प्लानिंग भी कर सकें, कंट्रोल भी कर सकें, और इसके साथ डिसीजन मेकिंग भी कर सकें। इस सारे को बनाने का तरीकाकार जब आप अकाउंटिंग को इस नज़रिए से करते हैं कि आप इंटरनल मैनेजमेंट को आंसर करें और सारी कॉस्ट को मैनेज करें और प्लानिंग करें, तो वो कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग बन जाती है। चल, मेरे ख्याल में आपको ये बात काफ़ी हद तक सही तौर पे समझ आ गई होगी। आगे हम डिटेल में इसके ऊपर काफ़ी सारी गुफ्तगू करेंगे। आगे आ जाते हैं। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल को समझते हैं। अकाउंटिंग साइकिल को समझने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का जो साइकिल है, अच्छा ये कॉस्ट के लिए, और अकाउंटिंग साइकिल जो है ना, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसके लिए ना, ये सेम ही होता है। तो ये बिला वजह ये एक इधर चीज़ लग गई थी, इसको हम हटा देते हैं कि कॉस्ट के लिए अलग नहीं होता, ये अकाउंटिंग साइकिल एक ही होता है, तो हम इसको हटा देते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग का साइकिल क्या होता है? सबसे पहले कोई अकाउंटिंग इवेंट होता है जो कि पेश होता है। एक शख्स आया, उसने आकर कहा कि जनाब अली, मैं ये पेपर क्लिप खरीदना चाहता हूँ। मैंने उसको कहा जनाब मैं आपको ये बेच देता हूँ, लेकिन मैं आपको बेचूंगा ये 1000 रुपये में। अब ये मेरा एक एसेट है, फर्ज करेंगे एक एसेट है, ये 1000 रुपये का मैं उसको बेच रहा हूँ, ये 1000 रुपये का मेरा एसेट उसको चला जाएगा और 1000 रुपया मुझे आ जाएगा।
ये एक ट्रांजैक्शन आज की डेट में वकूफ़ पजीर हो रही है, ये एक इवेंट टेक प्लेस आज हो रहा है, इसको अकाउंटिंग इवेंट कहेंगे, फाइनेंशियल इवेंट कहेंगे। इस फाइनेंशियल इवेंट की जो हम ये हरकत लिख रहे हैं कि कैश आ रहा है और ये एसेट जा रहा है, इसको ट्रांजैक्शन कहेंगे। चल, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन क्या है जी? एन इवेंट दैट हैज़ अ मॉनिटरी इम्पैक्ट, मॉनिटरी इम्पैक्ट होना चाहिए ये सबसे पहले, एंड नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, और उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और इसको क्या कहलाएंगे? ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब बिजनेस यूजुअली हैज थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन एन अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, अब अकाउंटिंग पीरियड को भी समझ लें। अब अकाउंटिंग पीरियड मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये कोई भी शख्स किसी भी बिजनेस को चाह सकता है कि वो उसको एक महीने के बाद उसका रिजल्ट निकाल के देखे कि उसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कितनी है और उसको किस पोजीशन पर है। ये भी हो सकता है वो 10 दिन के बाद देखे, ये भी हो सकता है वो डेली देखना चाहे, ये भी हो सकता है कि वो 12 महीने बाद देखे। अमूमी तौर पर हम इसको 12 महीने का देखते हैं। इसको अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। सेल्स टैक्स में अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का होता है। इनकम टैक्स में यही पीरियड 12 महीने का होता है। जुलाई से स्टार्ट होता है, अगले साल जून में जाकर खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 12 मंथ का होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जनवरी से स्टार्ट हो जाता है और 31/12 को खत्म हो जाता है। सॉरी, ठीक है जी। लेकिन ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता, ये आप अपनी मर्जी से इंतखाब कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप जब चाहें इसका इंतखाब कर सकते हैं। आप नहीं चाहते ये वाले महीने हो तो कोई मसला नहीं है, ये 12 महीने का है, आप इसी 12 महीने को रखें और आप इसको यकम 7 शुरू कर लें और 30/6 खत्म कर लें। अगर आप इसको इस तरह करते हैं ये कहलाएगा कैलेंडर ईयर। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से कहते हैं तो ये कहलाएगा टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर। क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर साल इस तरीके से चलता है। चलें, एक मसला हल हो गया है अकाउंटिंग पीरियड, जबकि ये है इनकम टैक्स में। जब हम आ जाते हैं सेल्स टैक्स में,
तो अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली जो है वो आ जाता है 1 मंथ। तो ये उसी महीने की 1 तारीख को शुरू होता है और खत्म हो जाता है, उसी महीने खत्म हो जाता है। तो इस तरह से सेल टैक्स में 12 टैक्स पीरियड्स होते हैं। मेरे ख्याल में आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्रिटिकल भी रहेगी, इंपॉर्टेंट भी रहेगी। ये आप याद रख लेंगे तो ये आपकी टैक्स की रिटर्न फाइल करने में भी आपको मदद करेगी। ये कहलाएगा कैलेंडर ईयर, ये कहलाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर, और ये कहलाएगा टैक्स पीरियड। ठीक हो गया जी। चल अब हम चलते हैं अपने अकाउंटिंग वाले। लें जी, अकाउंटिंग पीरियड। अब हम दोबारा समझते हैं ट्रांजैक्शन को। एन इवेंट दैट हैज अ मॉनेटरी इंपैक्ट, पैसों वाला इंपैक्ट होना चाहिए, नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन अ बुक ऑफ अकाउंट, उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होना है, इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। उसको क्या कहेंगे हम? ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब बिजनेस यूजुअली हैज थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं और इन एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर तो हम थारों को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम उसको कहाँ लिखते हैं, फिर कहाँ लिखते हैं, फिर कहाँ लिखते हैं, फिर कहाँ लिखते हैं, फिर कहाँ लिखते हैं, आए आपको वो समझाता हूं मैं। लें जी, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बुक ऑफ प्राइम एंट्री किसको कहते हैं? दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेयर द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन। बुक ऑफ प्राइम एंट्री उसको कहते हैं जहां पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। जिस तरह की ट्रांजैक्शन होती है वहां उसको सबसे पहले लिख दिया जाता है। ठीक हो गया। फिर इसको कहां लेके जाया जाता है? लेजर्स में लेके जाया जाता है। फिर हम उसको कहां लेके जाते हैं? लेजर्स में लेके जाते हैं। लेजर बाकायदा खाते को कहते हैं, बाय लेजर से बाकायदा खाते को कहते हैं। फिर उस लेजर से फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। फिर हम उसे क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और उसके बाद हमारी वही इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों बनती हैं। ये हमारा नॉर्मली कहलाता है क्या? साइकिल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा जी, इस सारों की शक्लें भी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को समझने के लिए हम नॉर्मली ये देखते हैं कि हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में क्या क्या चीजें आती हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सबसे पहले आता है जनरल जर्नल। ये जनाब एक जर्नल है। जर्नल मीन्स आम और जर्नल मीन्स किताबचा। आम किताबचा। ये है एक आम किताबचा। इसकी मुख्तलिफ शक्लें मौजूद हैं, लेकिन नॉर्मली इसकी जो आम शक्ल है वो ऐसे ही होती है। सबसे पहले डेट डाली जाती है, ठीक है, फिर फोलियो डाला जाता है, फिर हेड ऑफ अकाउंट डाला जाता है, फिर डिस्क्रिप्शन डाली जाती है, फिर डेबिट डाला जाता है और फिर
क्रेडिट डाल के यहां पर बैलेंस डाल दिया लें, ये हमारा बन जाता है एक जर्नल जर्नल। ये बिल्कुल एक लेजर का फॉर्मेट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक काम की चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। यहां पर दोनों हेड ऑफ अकाउंट आते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दी कि मैं इसको बेच रहा हूं 1000 रुपए में, 1000 रुपए में इसको बेच रहा हूं। ठीक हो गया जी, 1000 रुपए में बेच रहा हूं। आज की तारीख डाल देते हैं जनाब बयाली 5/6/2024। ठीक हो गया जी। हेड ऑफ अकाउंट, पिन ओपनर की सेल कैश से कर रहा हूं जी, कैश बुक। ठीक है जी, पिन ओपनर ठीक है जी, डेबिट कैश डेबिट 1000, और दूसरा क्या है जी, पिन ओपनर लेजर। वैसे यहां पर सेल लिखा जाता है। 1000, ये बैलेंस हो गया, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया मेरा जर्नल जर्नल। अब इसका कोई यहां पर पेज नंबर भी होगा। मॉडर्न लेजर्स में, मॉडर्न जर्नल जर्नल्स में यहां पर लाइन नंबर्स आ गए हैं जो कि कंप्यूटराइज जर्नल्स हैं। अब हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, हम इसको किसी वक्त बाद में रखेंगे। सेम फिनोमेना, इसको जब हम उठाएंगे, ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, इसको उठाएंगे, यहां पे हम लिखेंगे कैश बुक, और यहां पर उठाकर अब हम इसको लिखेंगे यहां पर, और यहां पर हम लिखेंगे सेल्स। ठीक है जी, कैश बुक में यहां पर लिख दिया जाएगा सेल्स, और सेल्स के अंदर लिख दिया जाएगा यहां पर कैश बुक। लें, ये दोनों कहलाएंगे लेजर, और ये कहलाएगा जर्नल जर्नल। अब आ जाएं यहां पर, हम इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा था। बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर चीज डली, वहां से चली गई लेजर में। अब लेजर का एक क्लोजिंग बैलेंस है, ये लेजर के क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, और यहां पर भी आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये क्रेडिट में है, क्रेडिट में है, और ये डेबिट में है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां से हम बना लेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब बनेगा, तो जब हम यहां बनाएंगे ट्रायल, ट्रायल से मुराद होता है लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। ऑल लेजर्स। ठीक हो गया। एक हमारे पास क्या है जी, कैश का लेजर है, एक हमारे पास क्या है जी, सेल्स का लेजर है। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं डेबिट, यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं क्रेडिट। अब आपको पता है इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 1000, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है 1000। तो जब हम दोनों का टोटल निकालेंगे
तो यहां पर भी आ जाएगा, ये देखिए यहां पर भी इसका टोटल क्या आ जाएगा, और यहां पे इसका टोटल क्या आ जाएगा 1000। इसका मतलब ये हमारा ट्रायल भी क्या है, मैच कर रहा है, दोनों साइडें हमारी मैच कर रही हैं। इसका मतलब हमारी एंट्रियां बिल्कुल बराबर हैं। आए अब हम इसको दोबारा समझते हैं कि जनाब अली क्या हुआ। देखें, हमारी ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन से बनी जो है वो एक प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री से हमारा लेजर बना, लेजर से हमारा ट्रायल बना, ट्रायल से अब हम इसको क्या बना लेंगे अपनी, यहां से अब हम इसको बना के ले जाएंगे अपनी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम अब क्या कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये एक बिल्कुल ब्रीफ सा खाका मैंने आपके लिए बनाया है, इसको जोर नहीं डालना, दिमाग के ऊपर बोझ नहीं लेना, ये हम बहुत डिटेल में समझेंगे अगली एपिसोड्स में। हम एक एक को अलग-अलग समझेंगे कि हम इसको कैसे बनाना है, कैसे सीखना है, एक एक सेगमेंट को अलग-अलग समझाऊंगा मैं, फिक्र नहीं करनी। लेकिन इस पूरी आइडियोलॉजी को अगर आप एक दफ़ा अपनी पूरी नज़र से देखेंगे नहीं ना कि नंबर 1 पे क्या हो रहा है, नंबर 2 पर क्या हो रहा है, और फिर नंबर 3 पर क्या हो रहा है, और नंबर 4 पर क्या बन रहा है, अगर आप इसको ऐसे नहीं देखेंगे तो आपको कभी भी अकाउंटिंग का साइकिल क्लियर नहीं होगा। मेरे ख्याल में आज की एपिसोड के लिए इतना ही। आइंदा में हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को समझेंगे कि ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, डेबिट कैसे होती हैं, क्रेडिट कैसे होती हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस की टाइप कितनी होती हैं, आगे चल के हम ये समझेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट, और इसी इंथुजियाज्म के साथ हमने चलते रहना है। अगर आप इस चीज़ों को कॉन्टिन्यूसली समझते रहें, बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं ये, हमारे बाप दादा 100 साल से, हजरत उम्र के ज़माने से हम इसको लिखते आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर हम ये समझें कि जनाब ये कोई बहुत फौरन कोई हमको साइंस चाहिए इसके लिए, कोई रॉकेट साइंस चाहिए इसके लिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जनरल एक कॉमन सेंस चाहिए इसको समझने के लिए कि एक खाता लिखना है, और वो खाता कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार मुझे इस बात में समझ ना आए कि यार वो खाता मैच नहीं कर रहा। वो हमेशा ऐसे लिखना चाहिए कि एंड तक वो खाता मैच कर जाए, आम दुकानदार ये खाता मैच कर सके, आम बिजनेसमैन को ये बात समझ में आए। तो अगर आपको समझ आ रहा है, आपके बिजनेसमैन को समझ आ रहा है, आपके टैक्स कंसल्टेंट को समझ आ रहा है, तो आपके टैक्स कंसल्टेंट को जब ये समझ आ रहा है और आपको समझ आ रहा है, तो कभी भी आपका रिकॉर्ड टैक्स में गलत नहीं जाएगा। जब गलत नहीं जाएगा तो आपका कल को कमिश्नर कुछ भी बुला के सवाल पूछे, आप परेशान नहीं होंगे जवाब देने में, आप आंसर देंगे उसे, ना कि रिश्वत देने की बात करेंगे, ना ही आप उसके रिश्वत देने को आंसर करेंगे। सो हमने जानना है, हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है, हमने अपने राइट्स को समझना है और इसको अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।